हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एनसीईआरटी 11th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 का अगला पार्ट। हम जो है मूल अधिकार पढ़ चुके हैं, नीति निर्देशक तत्व पढ़ चुके हैं, मूल कर्तव्य पढ़ चुके हैं और आज हम बात करेंगे मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के संबंध के बारे में। और इस चैप्टर के क्वेश्चन भी हम लगाएंगे और आज हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार किस प्रकार जो है एक दूसरे से संबंधित है। तो इधर साइड जो है मैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करूंगी और इधर जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में। देखिए क्या बेसिकली डिफरेंस है इसके अंदर। देखिए अगर मैं मूल अधिकार की बात करूं तो ये क्या है, ये नकारात्मक है। कैसे? ये राज्य को ना कुछ मसलों पर, कुछ मामलों पर कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रतिबंधित करती है। ठीक है। और वहीं मैं अगर निदेशक तत्व की बात करूं तो निदेशक तत्व जो है सकारात्मक है, यानी कि राज्य को कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला अंतर अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो होते हैं फंडामेंटल राइट्स, ये न्यायोचित होते हैं, यानी कि इनके हनन होने पर ना आप जो है न्यायालय में शरण ले सकते हैं। ठीक है। और जो अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करूं तो ये जो है गैर न्यायोचित होते हैं, यानी कि इन्हें कानूनी रूप से ना न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है और जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं ये नैतिक और राजनीतिक रूप से मान्य है। ठीक है। मूल अधिकार ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। इस प्रकार क्या हुए, ये वैयक्तिक हुए, इंडिविजुअल हुए। ठीक है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये जो है समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, यानी कि ये क्या हुए, ये समाजवादी हुए। ठीक है। यहीं पे अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करूं तो इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं, ये स्वतः ही अपने आप ही लागू हैं। ठीक है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है इन्हें लागू रखने के लिए विधान की आवश्यकता होती है और ये स्वतः लागू नहीं होते। इतनी चीज़ आपको ध्यान में रहेगी। आगे बढ़ें, पक्का ना? ठीक है। वहीं पे देखिए हमने अंतर देखा तो हमें ये समझ में आया कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व ये एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। साइमल्टेनियसली एक दूसरे के जो है विपरीत या फिर साथ साथ जो है कार्य करते हैं। अब देखिए जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व कुछ कार्यों के करने के लिए प्रेरणा भी देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नीति निर्देशक तत्व उद्देश्य क्या है इसका मैंने बता ही गया कि लोगों के कल्याण के लिए, सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए, ठीक है, जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना इसका उद्देश्य होता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम पिछले पार्ट में आर्टिकल के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन पे इसका लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगर मैं मूल अधिकार की बात करूँ ना तो ये खास तौर से व्यक्ति के अधिकारों को क्या करता है, संरक्षित करता है। मैंने आपको जब मूल अधिकार पढ़ाया तब मैंने ये भी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का संरक्षण करता भी कहा जाता है। ठीक है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है ना तो वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं। अब समस्या की भी अगर मैं आपको बात करूं तो ये है जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया गया सरकार के द्वारा। अब इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि उन्हें संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि पहले जो है 7 मूलाधिकार थे, संपत्ति के अधिकार को बाद में हटाया गया है। ठीक है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये सोचकर सामाजिक आवश्यकताएं वैयक्तिक हित से ऊपर है, सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान में क्या किया, संशोधन किया। ठीक है, इससे जो है ना एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। कार्यपालिका और न्यायपालिका ने इस पर परस्पर विरोध दृष्टिकोण अपनाया। सरकार की मान्यता ये थी कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब इसके पीछे क्या धारणा थी? ये धारणा थी कि लोक कल्याण के मार्ग में ना अधिकतर बाधक है। अब दूसरी ओर न्यायालय क्या मानता था? न्यायालय ये मानता था कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण और पावन हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए भी उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता।
आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम संपत्ति के अधिकार के बारे में। ये मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संबंधों से उठे विवाद के पीछे ये जो है महत्वपूर्ण कारण था। यानी कि मूल संविधान में संपत्ति अर्जन, स्वामित्व, संरक्षण का मौलिक अधिकार दिया गया था, लेकिन संविधान में ये स्पष्ट कहा गया था कि सरकार जो है लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। और 1950 से ही ना सरकार ने अनेक ऐसे कानून बनाए जिससे संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगा। मौलिक अधिकारों और जो है नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद के केंद्र में यही अधिकार था, जो कि जिसका नाम है संपत्ति का अधिकार। और इसलिए 1973 में, ध्यान रखेंगे, 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में संपत्ति के अधिकार का संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना और कहा कि संसद को संविधान संशोधन करके इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार है। तो ये संशोधन कब हुआ? 1978 में 44वां संविधान संशोधन। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर कहाँ डाल दिया गया? अनुच्छेद 300 के क में कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो है एक और जटिल विवाद जन्म दिया, वह जो है संविधान के संशोधन से संबंधित था। अब सरकार का मत था कि संसद जो है संविधान के किसी भी अंश में प्रावधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वहीं पे न्यायपालिका का ये कहना था, यानी कि कानून का जो न्याय जज लोग बैठते हैं, तो न्यायपालिका का ये कहना था कि संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। और ये विवाद जो था ना, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मुकदमे में दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय से समाप्त हुआ। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है, क्या निर्णय दिया ये भी सुनिए। संविधान की कुछ मूल ढांचागत विशेषताएं हैं और संसद उनमें परिवर्तन नहीं कर सकती कोई। और इसे हमें नवे अध्याय में बहुत अच्छे तरीके से संविधान एक जीवंत दस्तावेज में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन आंसर की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें सही गलत बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अधिकार पत्र में किसी देश की जनता को हासिल अधिकारों का वर्णन रहता है? तो बिल्कुल रहता है, इसीलिए वो अधिकार पत्र ही कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। तो क्या रक्षा करता है? बिल्कुल करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के हर देश में अधिकार पत्र होता है? तो नहीं होता भाई, जरूरी नहीं, कंपल्सेशन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार का सबसे सटीक वर्णन है? तो कौन सा वर्णन है? संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों को पढ़ें, प्रत्येक स्थिति के बारे में बताएं कि किस मौलिक अधिकार का उपयोग या उल्लंघन हो रहा है और कैसे। पहला है, राष्ट्रीय एयरलाइन के चालक परिचालक दल यानी कि कैबिन क्रू के ऐसे पुरुषों को जिनका वजन ज़्यादा है नौकरी में तरक्की दी गई, लेकिन उनकी ऐसी महिलाएं सहकर्मियों को दंडित किया गया जिनका वजन बढ़ गया। इसमें किस चीज़ का हनन हो रहा है? समानता का हनन हो रहा है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी की तरक्की दी गई जबकि समान स्तर की महिलाओं को दंडित किया गया, ये तो उनके समानता के अधिकार का हनन है ना। अगला है, एक निर्देशक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता है जिसमें सरकारी नीतियों की आलोचना है, तो इसका क्या होगा? इस घटना में मौलिक अधिकार का उपयोग हो रहा है। इसमें जो है आर्टिकल 19 को जो है ये दर्शा रहा है, ये 19 का उपयोग हो रहा है। ठीक है, उल्लंघन कुछ नहीं हो रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन है, एक बड़े बांध के कारण विस्थापित हुए लोग अपने पुनर्वास की मांग करते हुए रैलियां निकालते हैं। तो ये घटना, इसमें भी जो है मौलिक अधिकार का उपयोग हो रहा है क्योंकि आर्टिकल 19 में दिया गया है किसी उद्देश्य के लिए संगठित होकर जो है आप जो है संगठन बना के रैली निकाल सकते हैं। अगला है, आंध्र सोसाइटी आंध्र प्रदेश के बाहर तेलुगु माध्यम से विद्यालय चलाती है। बिल्कुल है, आर्टिकल 29 और 30 मूल अधिकार में यही है ही, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, तो उसका उपयोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का सही व्याख्या करता है? तो कौन सा सही होगा?
ऑप्शन ग सही होगा। कैसे? भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और क्यों? सीधा साधा दिख रहा है, किसी पुस्तक पर जो है प्रतिबंध लगाना। भाई, किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, गरीबों के बीच काम कर रहे एक कार्यकर्ता का कहना है कि गरीबों को मौलिक अधिकारों की जरूरत नहीं है। उनके लिए जरूरी यह है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को कानूनी तौर पर बाध्यकारी बना दिया जाए। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर और कारण बताइए। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्यों? देखिए, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार जो है नीति निर्देशक तत्वों से ज़्यादा जरूरी है। भाई, आपको समानता नहीं मिलेगी, स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, संस्कृति नहीं मिलेगी, शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा, जीवन का अधिकार नहीं मिलेगा, तो कैसे चलेगा जीवन? यानी कि नीति निर्देशक तत्व से बहुत ज़्यादा जरूरी हमारे मूल अधिकार हैं। ठीक है, और ये भी चीज़ है दूसरा, नीति निर्देशक तत्वों को बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हमारे पास सभी को नीति निर्देशक तत्व में दी गई सुविधाओं को देने के लिए पर्याप्त स्रोत ही नहीं है ना भैया, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, अनेक रिपोर्टों से पता चलता है जो जातियां पहले झाड़ू देने का काम में लगी थी उन्हें अब भी मजबूरन यही काम करना पड़ रहा है, और जो लोग अधिकार पद पर बैठे हैं वे इन्हें कोई और काम देते नहीं हैं। इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने पर हतोत्साहित किया जाता है। अब इस उदाहरण में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? सीधा सीधा ये दिख रहा है कि समानता के अधिकार का, यानी कि आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 का उल्लंघन इसमें हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक मानवाधिकार समूह ने अपनी याचिका में अदालत का ध्यान देश में मौजूद भुखमरी की स्थिति की तरफ खींचा। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 5 करोड़ टन से ज़्यादा अनाज भरा हुआ था। शोध से पता चलता है कि अधिकांश राशन कार्डधारी यह जानते ही नहीं है कि उचित मूल्य की दुकानों में कितनी मात्रा में वे अनाज खरीद सकते हैं। मानवाधिकार समूह ने अपनी याचिका में अदालत से निवेदन किया कि वह सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने के आदेश दे। पहला है, इस मामले में कौन कौन से अधिकार शामिल है? तो इसमें सबसे पहला अधिकार शामिल है कानून के सामने समानता का अधिकार, आर्टिकल जो है 14। ठीक है, और आर्टिकल 15 है भेदभाव की मनाही। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब अगला है, क्या ये अधिकार जीवन के अधिकार का अंग है? बिल्कुल है भैया। हम भोजन, कपड़ा, मकान, ये तो जीवन के अंतर्गत आता है ना, आर्टिकल 21 में आता है, तो जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये है अधिकार। तो अगला क्वेश्चन ये है, आपके अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? इसके प्रावधानों को संक्षेप में लिखें। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा मूल अधिकार हो सकता है? आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। जो आर्टिकल 32 हमने पढ़ा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये क्या करता है? बाकी जो सारे मौलिक अधिकार हैं उनके रक्षा करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा हुआ? सबसे अंतिम जो है मूल अधिकार, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो ये जो अधिकार है, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो है न्यायालय में जाने के लिए अधिकार देता है। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही इस अधिकार को क्या कहा है? संविधान की हृदय या संविधान की आत्मा कहा है। अब चलिए, ये जो है चैप्टर ख़त्म हो गया। जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी। देखिए, हमने क्या देखा? भारतीय संविधान में लिखित लोगों के लिए उद्देश्य क्या हो सकता है? लोगों का कल्याण, जीवन स्तर ऊंचा उठाना, अंतर्राष्ट्रीय शांति। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार में कौन कौन सा अधिकार है? कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष संरक्षण, धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, रोजगार में अवसर की समानता, पदवियों का अंत, छुआछूत की समाप्ति। ठीक है, और अगर मैं धार्मिक स्वतंत्रता की बात करूँ तो धार्मिक स्वतंत्रता में क्या है? आस्था और प्रार्थना की आज़ादी है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन और खास तरह के संस्थाओं के धार्मिक निर्देश दिए जाने की स्वतंत्रता है। ठीक है,
अगर मैं वहीं अल्पसंख्यक समूहों के लोगों के लिए कौन सा अधिकार है इसकी बात करूं तो ये है भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार किसके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए। संवैधानिक जो है उपचारों का अधिकार क्या है? ये ऐसा अधिकार है जो मौलिक अधिकार को अगर आपका हनन होता है तो ये संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार मैं जो है पांचों रिट बता दूं जल्दी से कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से हम कौन कौन सी रिट दाखिल करते हैं। तो 5 बताई थी मैंने आपको: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का क्या करता है? आदेश देता है। और यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो ना तो न्यायालय जो है गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने के लिए आदेश दे सकता है। वहीं पे अगर मैं दूसरे रिट की बात करूं, परमादेश की, तो ये आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी जो है अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर पा रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं अधिकार परीक्षा की, तो ये क्या होता है, कौन सी रिट होती है? तो ये है जब न्यायालय को लगता है ना कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश को जो है उस पद पर कार्य करने के लिए रोक देता है उस व्यक्ति को। अगला रिट है उत्प्रेषण। ये क्या होता है? जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय जो है उसके समक्ष विचाराधीन मामले को लेकर उत्प्रेषण द्वारा, यही उत्प्रेषण रिट द्वारा उसके ऊपर अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। और अगला है निषेध। निषेध क्या है? निषेध आदेश। जब कोई निचली अदालत, देखिए निषेध और उत्प्रेषण जो है लगभग आपको समान दिखेंगे, माइनर डिफरेंस है। तो जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण करके, ठीक है, किसी मुकदमे की सुनवाई करता है ना, तो ऊपरी अदालत यानी कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने के लिए, रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करते हैं। ये चीज़ ध्यान रहेगी आपको। और क्या हमने देखा है? हाँ, हमने ये देखा है नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध एक दूसरे के ये पूरक हैं। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों को प्रतिबंध लगाती है, वहीं नीति निर्देशक तत्व क्या करती है? कार्यों को करने के लिए प्रेरणा देती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। और क्या देखा है हमने ये देखा कि 1928 में ही मोतीलाल नेहरू के समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई। 1976 में कौन सा संशोधन हुआ? 42वां संविधान संशोधन। 1978 में कौन सा हुआ? 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया? संपत्ति का अधिकार। कहाँ डाला गया? 300 के क में। कौन सा अधिकार बना? कानूनी अधिकार, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको रिमाइंड रहेंगी। आर्टिकल 21 में क्या है? जीवन का अधिकार, यानी कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और वहीं अगर मैं आर्टिकल 21 की बात करूँ तो क्या है इसमें? शिक्षा का अधिकार, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। तो आई होप हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा है वो हम अच्छी तरीके से रिवाइज कर चुके हैं। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए। मैंने मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य जो है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में जो है संबंध बहुत अच्छी तरीके से बताया है। आप देखिए, पढ़िए, समझिए। और देखिए कोविड का टाइम है, मैं समझ सकती हूँ कि क्रिटिकल दौर चल रहा है, लेकिन अगर आप इस समय पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे की कंडीशन और क्रिटिकल होने वाली है। इसलिए आप पढ़ाई जो है, पढ़ाई से पीछा ना छुड़ाइए, पढ़ाई रेगुलर रखिए, ठीक है। क्योंकि आप पढ़ते रहोगे तो आपकी एक रेगुलरिटी बढ़ी रहेगी। और कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो विद्यार्थी जीवन का ही हुआ है। तो आप प्लीज़, आपके पास तो यूट्यूब एक बहुत अच्छा सहारा है, माध्यम है, ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप जो है बैठ के आराम से पढ़िए, ठीक है। तो आप पढ़िए, लोगों में शेयर भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।